नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। भारत के मुख्य न्यायाधीश वी.आर. गवई ने हाईकोर्ट परिसर में नवनिर्मित 14 मंजिला मल्टी लेवल पार्किंग और वकीलों के आधुनिक चैम्बर्स का उद्घाटन किया। इस उद्घाटन समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहे। बार एसोसिएशन, एडवोकेट एसोसिएशन से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और हमारे सभी सम्मानित अधिवक्तागण और उपस्थित बहनों और भाइयों, भारत की विरासत की इस धरा पर मैं भारत के मुख्य न्यायाधिपति का और भारत के उच्चतम न्यायालय के सभी माननीय न्यायाधीशों का, केंद्रीय कानून मंत्री जी का उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का दिन हम सब के लिए अत्यंत गौरवमयी दिन है। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी का आज 300वीं जयंती है और 300वीं जयंती वर्ष के साथ ही यह वर्ष भारत के संविधान को लागू होने का अमृत महोत्सव का वर्ष भी है। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में भारत की संविधान सभा की जिस ड्राफ्टिंग कमेटी ने भारत के संविधान को बनाया था, उस संविधान के प्रति हम सब की प्रतिबद्धता और समर्पण का प्रतीक भारत की विरासत की भूमि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी प्रयागराज की भूमि है। प्राचीन काल से ही यह भूमि मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी के साथ ही आधुनिक भारत के धर्म, ज्ञान और न्याय की भूमि के रूप में भी प्रयागराज देश और दुनिया का ध्यान आकर्षित करता है। प्रयागराज की भूमि महाकुंभ की भूमि भी है और महाकुंभ का दर्शन करके, महाकुंभ में त्रिवेणी में के संगम में डुबकी लगा करके कौन ऐसा भारतीय रहा होगा जिसने अपने आप को अपनी विरासत के साथ जोड़ने में गौरव की अनुभूति न किया हो। और मैं इस अवसर पर, इस प्रयागराज की इस पावन धरा पर आज भारत के माननीय न्यायाधिपति, मुख्य न्यायाधिपति माननीय श्री गवई जी और उच्चतम न्यायालय के हमारे इतने शीर्ष माननीय न्यायमूर्तिगण आज यहां पर उपस्थित हुए हैं और केंद्रीय कानून मंत्री भी इस अवसर पर उपस्थित हुए हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से और आप सभी अधिवक्ताओं की ओर से भी उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। याद करिए, इसी इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 2018 में 2017 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ था और उस समय उन्होंने एक बात कही थी कि सुशासन की पहली शर्त है रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। तो कानून का शासन, इसमें बार और बेंच के साथ साथ वादकारी का महत्व भी उतना ही है और उतना ही महत्व होने के नाते हम लोग अक्सर देखते थे, लोग बोलते थे इस बारे में कि अधिवक्ता बड़ा गुस्सेल होता है। तो हम बोलते थे, भाई देखो किन परिस्थितियों में कार्य कर रहा है। घर की परिस्थिति अलग, न्यायालय की अलग, और जब उसके चैम्बर में कोई वादकारी जाता है तो दिन में ही उसको सूरज दिखाई देता था, तारे दिखाई देते थे।
टूटा हुआ चेंबर पेड़ के नीचे बैठकर और न्याय की जद्दोजहद करता हुआ दिखाई देता है। और मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अपने मुख्य न्यायमूर्ति जी को और यहां के सभी माननीय न्यायमूर्तियों को, बार एसोसिएशन और एडवोकेट एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों को हृदय से इस अवसर पर बधाई देता हूं कि अपने आप में कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। और ये मॉडल अपने आप में है, ये केवल मॉडल केवल बार और बेंच के लिए नहीं, बल्कि अक्सर हम लोग इस बात को देखते हैं कि हम मल्टी लेवल पार्किंग बनाते हैं लेकिन वहां कोई जाता नहीं। और मैं बार बार अपने सभी जितने भी हमारी अर्बन बॉडीज हैं उनसे कहता हूं, भाई देखो, मल्टी लेवल पार्किंग जब बनाओगे वे तभी सफल होंगे जब आप उसके कुछ स्पेस को कॉमर्शियल रूप से उपयोग करेंगे, उसमें दीजिए उस प्रकार की व्यवस्था। मुझे आज से 5 वर्ष पहले गोरखपुर में वहां पर विकास प्राधिकरण ने एक मल्टी लेवल पार्किंग बनाई थी, लगभग 6 वर्ष पहले बनाया उसने उन्होंने, वो चला नहीं। मैंने कहा चलेगा भी नहीं। मैंने कहा एक काम करो, इसमें अंतिम 2 फ्लोर में कुछ कॉमर्शियल स्पेस दे करके उसको संचालित करिए और फिर मैं इसके बाद आपसे बात करूंगा। उन्होंने जैसे बनाया, आज वो पूरा कॉम्प्लेक्स पूरा फुल होता है। जो लोग सड़कों पे अपने वाहन खड़ा करते थे, जहां तहां खड़ा करते थे, वे लोग भी अब वहां उस मल्टी लेवल पार्किंग में अपने वाहन खड़ा करते हैं और कॉम्प्लेक्स में जाकर के वहां की सुविधाओं का आनंद भी लेते हैं। और मुझे लगता है कि उससे बेहतरीन एक व्यवस्था आपने यहां पर दी है। मल्टी लेवल पार्किंग के साथ साथ अधिवक्ताओं के चैम्बर, उनके लिए कैफेटेरिया भी दिया है, आधुनिक किचन भी दिया है और सभी प्रकार के कॉन्फ्रेंसेस के लिए भी यहां पर उस प्रकार की सुविधा यहां पर आज एक साथ देखने को मिल रही है। और यह इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक नया मॉडल हो सकता है कि अधिवक्ताओं के चैम्बर, और मैं मानता हूं कि अब ये वातानुकूलित चैम्बर आपके गुस्से को शांत जरूर करेगा। जो कार्य यहां पर हम लोग कर रहे हैं, ऐसे ही हम लोग जब आए थे तो उस समय उत्तर प्रदेश के 10 जनपद ऐसे थे जिन जनपदों में उनके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं बन पाए थे। कोर्ट का नक्शा आता था, कभी हमारे मुख्य न्यायाधीश पसंद नहीं करते थे, कभी हम लोगों को पसंद नहीं होता था। मैंने कहा यार देखो, ऐसा बनाओ जो थोड़ा मॉडल बने। मैं तब भी मेरे पास हमारी कार्यदायी संस्थाएं लेकर आने कहता था कुछ मॉडल बनाओ। इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने के साथ साथ उसमें पार्किंग की सुविधा भी दीजिए और अधिवक्ताओं के चैम्बर भी बनाइए। अधिवक्ताओं का आप उससे अलग मत करिए, अच्छी सुविधा दीजिए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो प्रपोजल हम लोगों ने दिया था उनमें से 7 जनपदों को तो यहां से अप्रूवल मिल चुका है और हमने उसके लिए पैसा भी 1700 करोड़ रुपए उसके लिए हम जारी कर चुके हैं। 3 अन्य जनपदों के लिए उन मामलों को भी बड़ी कृपा से यहां से वे मामले न्यायालय में ही लंबित थे, उनका निस्तारण भी हो चुका है और उनको भी हम लोग उन जनपदों में दे रहे हैं। ये अपने आप में एक मॉडल बनने जा रहा है, क्योंकि इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स जब बनेगा, एक छत के नीचे सभी प्रकार की सुविधाएं, न्यायिक कार्यों से संबंधित सुविधाएं वादकारी को वहां प्राप्त हो पाएंगी। अधिवक्ताओं के लिए अच्छे चैम्बर भी वहां उपलब्ध होंगे, कार पार्किंग की सुविधा भी होगी और उसी कॉम्प्लेक्स में हम न्यायमूर्तियों के लिए या फिर वहां के लिए जो न्यायिक अधिकारी हैं, उन न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय सुविधा भी वहां पे उपलब्ध करवाने की व्यवस्था कर रहे हैं। और ये अपने आप में अच्छे एक
कॉम्प्लेक्स के निर्माण की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुआ है, यह भी अपने आप में एक मॉडल बनेगा। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के जनपदीय न्यायालयों में भी अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के साथ साथ अधिवक्ताओं की उन समस्याओं के समाधान के लिए भी जो अधिवक्ता निधि थी, अधिवक्ता निधि की राशि को हम लोगों ने 1.5 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दिया है और आयु सीमा को भी बढ़ा करके अब 70 वर्ष तक, 60 साल से बढ़ा के 70 वर्ष कर दिया है। उसके लिए कॉर्पस फंड भी हमने 500 करोड़ रुपए अलग से दे दिया है कि न्यासी समिति इस पैसे का उपयोग समय समय पर जैसे ही किसी अधिवक्ता के साथ कोई घटना दुर्घटना हो तो उस अधिवक्ता समिति की न्यासी समिति उस परिवार को ये सुविधा तत्काल उपलब्ध करवा दे। अन्य सुविधाओं के साथ साथ जो नए अधिवक्ता बन रहे हैं, उन नए अधिवक्ताओं को पहले 3 वर्ष तक उनकी जर्नल के लिए, उनकी मैगजीन के लिए, अन्य पुस्तकों के लिए भी हम लोग यहां से सहायता उपलब्ध करवा रहे हैं। आज के इस अवसर पर मैं राज्य सरकार की ओर से इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, आपका बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर हमें इस बात के लिए आश्वस्त करता है कि न्याय की गति इतनी ही तेजी से बढ़कर के प्रगति को एक नया आयाम देगी। और यह उस बात का उदाहरण भी है, क्योंकि हमारे लिए बहुत कठिन होता, अत्यंत चुनौतीपूर्ण होता। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन सफलतापूर्वक हुआ। 66 करोड़ से अधिक देश और विदेश से आने वाला श्रद्धालु जो भी आया अभिभूत होकर के गया, लेकिन इसमें बड़ी भूमिका हमारे इलाहाबाद उच्च न्यायालय की भी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की इसलिए भी है कि अगर हमारे किसी कार्य को एक बार स्टे कर देते तो कुंभ के पहले तो नहीं पूरा हो पाता, लेकिन वो कार्य उन्होंने स्वयं अपने स्तर पर लग करके उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और पूरा आयोजन कुशलतापूर्वक संपन्न हुआ और प्रयागराज को एक पहचान मिली। आयोजन इतने बड़े स्तर पर हो सकता है, सभी लोग मिल करके एक साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान की भावनाओं के अनुरूप अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर पाएंगे तो परिणाम लाए जा सकते हैं। उस परिणाम को उस अवसर पर लाने में सफलता प्राप्त हुई थी और मैं इस बात के लिए आपको आश्वस्त करता हूं कि अभी मल्टी लेवल पार्किंग और अधिवक्ताओं के जो बेहतरीन चेंबर बने हैं, इस सारी जिम्मेदारी तो अब यहाँ पे माननीय उच्च न्यायालय और यहाँ के जितने भी एसोसिएशन हैं सब मिलकर के करेंगे। लेकिन इसका एक्सटेंशन जो होगा, उस एक्सटेंशन के लिए जो भी धनराशि लगेगी उसके लिए भी हम धनराशि बहुत शीघ्र उपलब्ध करवाने जा रहे हैं, जिससे न्याय की इस भूमि में, ज्ञान की इस भूमि में और धर्म की इस धारा में हम और भी बेहतर कर पाएंगे, जिससे उत्तर प्रदेश के वादकारी को समयबद्ध तरीके से न्याय प्राप्त हो सके। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से भारत के मुख्य न्यायाधिपति माननीय गवई जी का, इस अवसर पर उपस्थित माननीय न्यायमूर्ति श्री सूर्यकांत जी का, माननीय न्यायमूर्ति श्री विक्रमनाथ जी का, माननीय न्यायमूर्ति श्री जे के माहेश्वरी जी का, माननीय न्यायमूर्ति श्री पंकज मित्तल जी का और माननीय न्यायमूर्ति श्री मनोज मिश्रा जी का, केंद्रीय कानून मंत्री माननीय श्री मेघवाल जी का उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पूर्व फिल्म अभिनेत्री और अब साध्वी बन चुकी ममता कुलकर्णी आगामी 1 जून को संबल जिले के पंचोड़ा कंबोर स्थित कलिंप धाम पहुंचेंगी और वे यहां चल रहे शिलादान कार्यक्रम के तहत मंदिर निर्माण के लिए शिला अर्पण करेंगी।
इस संबंध में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे कल्की धाम आने की घोषणा करती हुई दिखाई दे रही हैं। कल्की धाम में निर्माणाधीन कल्की मंदिर को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। वर्ष 2024 से चल रहे शिलादान अभियान के अंतर्गत अब तक हजारों श्रद्धालु मंदिर निर्माण के लिए शिलाएं दान कर चुके हैं और इस मंदिर की विशेषता ये है कि इसका निर्माण पूरी तरह से शिलाओं से किया जा रहा है। लोहे, स्टील, सीमेंट या सरिया का प्रयोग नहीं होगा। 4 एकड़ भूमि में बन रहे इस मंदिर की ऊंचाई 180 फीट बताई जा रही है। और आपको बताते चले कि जो अयोध्या राम मंदिर निर्माण से भी जुड़े हैं, कल्की धाम सेवा समिति और पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम की अगुवाई में यहां पर हर महीने भव्य सत्संग का आयोजन होता है, जिसमें देश भर से सैकड़ों श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। तो वहीं ममता कुलकर्णी की उपस्थिति से 1 जून का यह आयोजन और भी खास बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंचे। देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर उनको नमन किया और भोपाल में आयोजित महासम्मेलन को संबोधित भी किया। आज लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जन्म जयंती है। 140 करोड़ भारतीयों के लिए ये अवसर प्रेरणा का है। राष्ट्र निर्माण के लिए हो रहे भगीरथ प्रयासों में अपना योगदान देने का है। देवी अहिल्याबाई कहती थी कि शासन का सही अर्थ जनता की सेवा करना और उनके जीवन में सुधार लाना होता है। आज का कार्यक्रम उनकी इस सोच को आगे बढ़ाता है। आज इंदौर मेट्रो की शुरुआत हुई है। दतिया और सतना भी अब हवाई सेवा से जुड़ गए हैं। ये सभी प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में सुविधाएं बढ़ाएंगे, विकास को गति देंगे और रोजगार के अनेक नए अवसर बनाएंगे। मैं आज इस पवित्र दिवस पर विकास के इन सारे कामों के लिए आप सबको, पूरे मध्य प्रदेश को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर, ये नाम सुनते ही मन में श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ता है। उनके महान व्यक्तित्व के बारे में बोलने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। देवी अहिल्याबाई प्रतीक है कि जब इच्छा शक्ति होती है, दृढ़ प्रतिज्ञा होती है, तो परिस्थितियां कितने ही विपरीत क्यों न हो, परिणाम लाकर दिखाया जा सकता है। 250-300 साल पहले जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उस समय ऐसे महान कार्य कर जाना
कि वह आने वाली अनेक पीढ़ियां उसकी चर्चा करें। ये कहना तो आसान है, करना आसान नहीं था। साथियों, लोकमाता अहल्याबाई ने प्रभु सेवा और जन सेवा इसे कभी अलग नहीं माना। कहते हैं वे हमेशा शिवलिंग अपने साथ लेकर चलती थी। उस चुनौतीपूर्ण कालखंड में एक राज्य का नेतृत्व कांटों से भरा ताज कोई कल्पना कर सकता है? कांटों से भरा ताज पहनने जैसा वो काम, लेकिन लोकमाता अहल्याबाई ने अपने राज्य की समृद्धि को नई दिशा दी। उन्होंने गरीब से गरीब को समर्थ बनाने के लिए काम किया। देवी अहल्याबाई भारत की विरासत की बहुत बड़ी संरक्षक थी। जब देश की संस्कृति पर, हमारे मंदिरों, हमारे तीर्थ स्थलों पर हमले हो रहे थे, तब लोक माता ने उन्हें संरक्षित करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने काशी विश्वनाथ सहित पूरे देश में हमारे अनेकों मंदिरों का, हमारे तीर्थों का पुनर्निर्माण किया। और ये मेरा सौभाग्य है कि जिस काशी में लोक माता अहल्याबाई ने विकास के इतने काम किए, उस काशी ने मुझे भी सेवा का अवसर दिया है। आज अगर आप काशी विश्वनाथ महादेव के दर्शन करने जाएंगे तो वहां आपको देवी अहल्याबाई की मूर्ति भी वहां पर मिलेगी। साथियों, माता अहल्याबाई ने गवर्नेंस का एक ऐसा उत्तम मॉडल अपनाया जिसमें गरीबों और वंचितों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई। रोजगार के लिए, उद्यम बढ़ाने के लिए उन्होंने अनेक योजनाओं को शुरू किया। उन्होंने कृषि और वन उपज आधारित कुटीर उद्योग और हस्तकला को प्रोत्साहित किया। खेती को बढ़ावा देने के लिए छोटी छोटी नहरों की जाल बिछाई, उसे विकसित किया। उस जमाने में आप सोचिए, 300 साल पहले जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कितने ही तालाब बनवाए। और आज तो हम लोग भी लगातार कह रहे हैं, कैच द रेन, बारिश के एक एक बूंद के पानी को बचाओ। देवी अहल्या जी ने 250-300 साल पहले हमें एक काम बताया था। किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्होंने कपास और मसालों की खेती को प्रोत्साहित किया। आज 250-300 साल के बाद भी हमें बार बार किसानों को कहना पड़ता है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है।
हम सिर्फ धान की खेती करके या गन्ने की खेती करके अटक नहीं सकते। देश की जरूरतों को, सारी चीजों को हमें डाइवर्सिफाई करके उत्पादित करना चाहिए। उन्होंने आदिवासी समाज के लिए, गुमंतु टोलियों के लिए खाली पड़ी जमीन पर खेती की योजना बनाई है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे एक आदिवासी बेटी आज जो भारत के राष्ट्रपति पद पर विराजमान है, उनके मार्गदर्शन में मेरे आदिवासी भाई बहनों की सेवा करने का मौका मिला है। देवी अहल्या ने विश्व प्रसिद्ध माहेश्वरी साड़ी के लिए नए उद्योग लगाए और बहुत कम लोगों को पता होगा कि देवी अहल्या जी हुनर की पारखी थी और वो जूनागढ़ से, गुजरात में जूनागढ़ से कुछ परिवारों को माहेश्वर लाई और उनको साथ जोड़ करके आज से 250-300 साल पहले ये माहेश्वरी साड़ी का काम आगे बढ़ाया, जो आज भी अनेक परिवारों का वो गहना बन गया है और जिससे हमारे बुनकरों को बहुत फायदा हुआ। साथियों, देवी अहल्याबाई को कई बड़े सामाजिक सुधारों के लिए भी हमेशा याद रखा जाएगा। आज अगर बेटियों की शादी की उम्र की चर्चा करें तो हमारे देश में कुछ लोगों को सेक्युलरिज्म खतरे में दिखता है। उनको लगता है ये हमारे धर्म के खिलाफ है। ये देवी अहल्या जी देखिए, मातृशक्ति के गौरव के लिए उस जमाने में बेटियों की शादी की उम्र के विषय में सोचती थी। उनकी खुद की शादी छोटी उम्र में हुई थी, लेकिन उनको सब पता था कि बेटियों के विकास के लिए कौन सा रास्ता होना चाहिए। ये देवी अहल्या जी थी, उन्होंने महिलाओं का भी संपत्ति में अधिकार हो, जिन स्त्रियों के प्रति की असमय मृत्यु हो गई हो वो फिर विवाह कर सके। उस कालखंड में ये बातें करना भी बहुत मुश्किल होता था, लेकिन देवी अहल्याबाई ने इन समाज सुधारों को भरपूर समर्थन दिया। चलिए, इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।